ऐसे अच्छे दिन किसी के भी ना आए, ऐसे अच्छे दिन किसी के भी ना आए। महंगाई आसमां को छूती जाए, पेट्रोल डीजल भी सेंचुरी लगाए। ब्रेड दूध के भी लाले पड़ जाए, सिलेंडर में गैस ना भरवा पाए। सोने चांदी पे भी टैक्स लगाए कि जीना तो मुहाल हो गया, कि जीना तो मुहाल हो गया। महंगाई का भूचाल हो गया, अच्छे दिन का अकाल हो गया। झूठ बोलिए, झूठ बोलिए, झूठ बोलिए। और आज एक छोटा सा गाना गाकर मैं अपनी प्रेस वार्ता की शुरुआत करना चाहती हूँ। अब नाम रागिनी है तो कभी कभी करना भी चाहिए। तो ऐसे अच्छे दिन किसी के भी ना आए, ऐसे अच्छे दिन किसी के भी ना आए। महंगाई आसमां को छूती जाए, पेट्रोल डीजल भी सेंचुरी लगाए। ब्रेड दूध के भी लाले पड़ जाए, सिलेंडर में गैस ना भरवा पाए। सोने चांदी पे भी टैक्स लगाए कि जीना तो मुहाल हो गया, कि जीना तो मुहाल हो गया। महंगाई का भूचाल हो गया, अच्छे दिन का अकाल हो गया। झूठ बोलिए, झूठ बोलिए, झूठ बोलिए। तो मोदी जी इतना भी झूठ मत बोलिए। अभी तो चुनावी रैली में आप यूं हाथ हिला हिलाकर जनता को आश्वासन दे रहे थे कि सब चंगा सी, देश में तेल का, पेट्रोल डीजल का कोई संकट नहीं है। खूब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि कोई महंगाई के बादल देश के आसमान पर मंडराने वाले नहीं हैं। वही राग अमित शाह भी अलाप रहे थे। और अभी 3-4 दिन पहले बनारस में हरदीप पुरी, वही एप्स्टीन फाइल वाले हरदीप पुरी, देश के पेट्रोलियम मंत्री, भी यही कह रहे थे कि हमारे तो रिजर्व भरे पड़े हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई घबराने का सबब नहीं है। तो मोदी जी, नहीं मोदी जी नहीं कहेंगे, तो हे स्वयंभू विश्वगुरु महामानव, अगर सब चंगा सी तो कृपया करके ये बताइए कि आज ब्रेड क्रूड का दाम $100 प्रति बैरल से जब नीचे आ गया है, यानी कि साधारण सरल भाषा में कहें तो दुनिया भर में जो कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमत है आज करीब करीब $98 प्रति बैरल हो गई है। तो आज ही के दिन हे महामानव, आपने पेट्रोल में ₹2.87 और डीजल में ₹2.70 क्यों बढ़ा दिए? अगर सब चंगा सी मोदी जी, तो पिछले 11 दिनों में पेट्रोल के ₹8 और डीजल के ₹7.80 बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर सब चंगा सी मोदी जी, तो कृपया करके बताइए कि एक्साइज ड्यूटी को लगातार बढ़ा बढ़ाकर जो 43 लाख करोड़ रुपया आपने इकट्ठा किया था, इकट्ठा भी नहीं वसूल किया था, यानी कि 1000 करोड़ रुपया प्रतिदिन, तो तेल का संकट आने के बाद उस वसूली से ही देश की जनता को आर्थिक राहत पहुंचाने के बजाय आप उसी जनता की मेहनत की, खून पसीने की, गाड़ी कमाई पर डाका क्यों डाल रहे हैं? और अगर सब चंगा सी मोदी जी, तो बंद क्यों नहीं करते ये तिल तिल करके, तड़पा तड़पा के, आम आदमी को बेइज्जत कर करके, कि वो लंबी लाइनों में खड़ा रहे, रात को मच्छरदानी लगाकर पेट्रोल पंप पर सोए, कि वो उसके घर में चूल्हा जलाने की दोबारा से नौबत आ जाए। क्यों ऐसे तड़पा तड़पा के जनता की पेट पर लात मार रहे हैं इस कमर तोड़ महंगाई से? इसका जवाब आपको देना होगा मोदी जी। पर सवाल पूछने के बाद अगर मैं सोचती हूं तो लगता है कि वो प्रधानमंत्री देश का जिसने 12 साल में एक भी प्रेस वार्ता नहीं की, और जो आदि है, आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर? आप थकते क्यों नहीं? आप कौन सा टॉनिक पीते हैं? आप बटुआ दाईं तरफ रखते हैं या बाईं तरफ रखते हैं? जो प्रधानमंत्री ऐसे सवालों का आदी है, वो त्राहिमाम कर रही जनता के सवालों का कहां जवाब देगा? तो प्रधानमंत्री जी से तो जवाब मिलेगा नहीं,
तो मैंने सोचा कि जवाब की तरफ क्यों ना मैं ही छोटा सा इशारा कर दूं। तो एक खबर और आई है, और वो खबर क्या कह रही है कि जो 3 स्टेट रन ऑयल कंपनीज हैं हमारे देश की, जो कि 90% डोमेस्टिक रिटेल मार्केट को कंट्रोल करते हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उनका Q4 यानी 4th क्वार्टर का कंबाइंड नेट प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में 41% का उछाल आया है। यानी जनवरी से मार्च के बीच में जब मोदी जी कह रहे थे कि वैश्विक संकट है, वैश्विक संकट है, हर देश पर मार है, तो इस वैश्विक संकट के दौरान इन ऑयल पेट्रोलियम कंपनीज का कंबाइंड मुनाफा अगर आप देखें, प्रॉफिट देखें, तो 19,470 करोड़ रुपया है। यूं ही थोड़ी अंबानी जी तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, जब यहां घर में तेल नहीं मिल रहा है किसी को। तो मतलब कि जब जनता एक एक बूंद, एक एक लीटर तेल के लिए तरस रही है, जब LPG सिलेंडर की किल्लत चल रही है, जब त्राहिमाम हो रहा है, सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, बाय बाय टाटा मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी ने धोखा दिया कह रहे हैं, उस वक्त तेल की कंपनियां 19-20 हजार करोड़ का मुनाफा कमा रही है। तो जो सवाल मैंने अभी पूछे, उनका जवाब यही है कि जनता की जेब काटकर, जो मोदी जी कहते थे ना, आप तो कहना बंद कर दिया, इतना लोग ट्रोल करने लगे। पहले कहते थे ना मित्रों, आपने ये महसूस किया कि नहीं कि अब भाषणों में मित्रों मित्रों नहीं करते, क्योंकि मित्रों के नाम पर ही उनको सवालिया निशान उन पर दागे जा रहे हैं सबसे ज्यादा। तो जनता की जेब काटकर अपने मित्रों की तिजोरी भरने का काम मोदी जी और मोदी जी की सरकार कर रही है। इसीलिए बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि ये कहा जाता है कि जहां चाह वहां राह। अपने आजू बाजू देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया में एक्साइज ड्यूटी कम हो सकती है, अगर जर्मनी में एक्साइज ड्यूटी कम हो सकती है, अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि 100 पाउंड तक का बिजली का बिल माफ करेंगे, अरे छोड़िए, नेपाल में भी 2 रुपए कम हो सकते हैं। तो 43 लाख करोड़ रुपए की वसूली करने के बाद यही मजबूरी है मोदी जी की, यही मजबूरी है एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री की कि उसे बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर जनता की कमर तोड़नी पड़ती है। कि जब यूपीए सरकार का कार्यकाल था तो भाजपाइयों ने, संघियों ने इस गाने को अपना एंथम बना लिया था। जहां जाते थे गाना बजाते थे, गली मोहल्ले पे, चौराहे पे, नुक्कड़ पे, सब जगह खड़े होकर। और अब देखिए अपने ही बिछाए जाल में कैसे फंस गए हैं। यहां पर तो कहा जा रहा है कि हर महीना उछले पेट्रोल, यहां तो 11 दिन में ही 4 बार बढ़ गया है। पर इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि जब संघी भाजपाई कांग्रेस पार्टी को टारगेट करने के लिए ये गाना बजाते थे, तो भी इसकी पहली लाइन क्या है? सखी सैया तो खूब ही कमात है। यानी कि कमाई के जरिए थे, नौकरी थी, रोजगार था, घर में पैसा आ रहा था, आमदनी थी। और आज मोदी राज में क्या हो रहा है? हर महीना उछाल नहीं है, हर दूसरे दिन उछाल है। ना पढ़ाई है, ना नौकरी लगाई है, ना कमाई है, केवल महंगाई ही महंगाई है। तो थाली है पर खाना नहीं है, जेब है पर पैसा नहीं है, सिलेंडर है पर गैस नहीं है, डिग्री है पर नौकरी नहीं है, वाहन है पर पेट्रोल डीजल नहीं है, जीवन है पर खुशी नहीं है, सुख नहीं है, चैन नहीं है, शांति नहीं है। ये देन है मोदी जी की। और ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब कांग्रेस का समय था तो बटुए में पैसा लेकर जाते थे और थैला भर सामान लेकर आते थे, और आज मोदी जी के राज में थैला भर पैसा लेके जाइए तो बटुए में आपको सामान मिलेगा। ऐसी दुर्गति, ऐसा सूरते हाल देश का बना दिया है। और मैं इसलिए कह रही हूं कि अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि $147 प्रति बैरल तक कच्चा तेल यूपीए सरकार के समय पर पहुंच गया था। और जैसा कि मैंने पहले कहा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह। एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ने दी हमने। 71 रुपए का पेट्रोल मिलता था,
50 रुपए का डीजल मिलता था, 412 रुपए का एलपीजी का घरेलू सिलेंडर मिलता था। मोदी जी 33 रुपए तक लेके गए हैं एक्साइज ड्यूटी को। और मैं तो कहती हूं एक औसत निकाल लें, एवरेज निकाल लें, करीब 19.5 रुपया एवरेज होती है एक्साइज ड्यूटी की जो पेट्रोल पर बढ़ाया, और 17 से 18 रुपए एवरेज औसत निकलता है डीजल पर बढ़ाने का। और कुछ कम मत करिए, ये तो कम कर दीजिए कि जनता को थोड़ी सी राहत मिले। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि 56 इंच का सीना और लाल आंख तो हमने देख ली, चीन के आगे, अमेरिका के आगे, सबने देख लिया। पर जो तथाकथित 56 इंच के सीने में एक लोगों के लिए धड़कता हुआ दिल चाहिए, जो अपने देश के लोगों की व्यथा को, पीड़ा को, परेशानी को समझ सके। वो दिल नहीं है मोदी जी के पास। वो दिल मोदी जी का पथरा चुका है। और यही कारण है कि देश में पेपर लीक हो जाए, अभ्यर्थी आत्महत्या कर लें। अभी हम सब देख रहे हैं, गुजरात में, वलसाड़ में, इंदौर में, मध्य प्रदेश की तमाम जगहों पर, अभी बुंदेलखंड से भी आने लगेंगी तस्वीरें। एक एक पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। छोटी छोटी सी बच्चियों को कई 100 फीट नीचे उतर कर जाकर एक मटका पानी लेकर ऊपर चढ़कर आना पड़ रहा है। गैस नहीं है, मैंने बोला, पेट्रोल डीजल के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी। और मोदी जी की प्राथमिकता क्या है? मोदी जी की प्राथमिकता है कि वो विदेश जाएं, पहले प्रवचन सुनाएं, फिर विदेश जाएं, वहां पर टॉफी चॉकलेट खिलाएं और रील बनाएं। तो अगर रोम जलेगा और नीरो बांसुरी बजाएगा तो उसको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उस पर सवालिया निशान लगाया जाएगा। तो मोदी जी, ये रील बनाकर खीसे निपोरने का समय नहीं है। ये देश की जनता के लिए एक मुखिया के रूप में, एक अभिभावक के रूप में खड़े होने का समय। और एक बात मैं और अंतिम यहां पर करके जाना चाहती हूं। जब भी ये सवाल पूछा जाता है सत्ताधारियों से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मंत्रियों से, संतरियों से, प्रवक्ताओं से, कि क्यों ऐसी दुर्दशा हो रही है, तो कहते हैं वैश्विक संकट है, वैश्विक संकट है। अरे वैश्विक संकट की मार एक देश पर कैसे पड़ेगी, ये उस देश की नीतियों पर निर्धारित होता है, नीतियों से निर्धारित होता है। अगर मोदी जी कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ना होते, अगर मोदी जी ने ट्रंप के आगे सरेंडर ना किया होता, तो रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए बार बार अमेरिका के आगे नाक रगड़कर अनुमति नहीं लेनी पड़ती। 12 लाख बैरल हर रोज हमारे देश में कम तेल आ रहा है, उसकी आपूर्ति के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। देश के लोगों को बार बार पेट्रोल डीजल हाइक की मार नहीं सहनी पड़ती। और मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूं कि जो हाउस होल्ड इनकम है हमारे देश की, लोगों की घरेलू बचत, ये तो वैश्विक संकट से पहले ही 50 सालों में सबसे कम हो गई थी। चीन के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है 112 बिलियन डॉलर का हो गया था। पहले ही रुपया एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गया था, यानी पाकिस्तान के रुपये और बांग्लादेश के टके से भी ज्यादा कमजोर। 2014 में जो 12 लाख करोड़ का भारत पे ऋण था, वो इस तथाकथित वैश्विक संकट से पहले ही मोदी जी 216 लाख करोड़ तक पहुंचा चुके थे। तो ये वैश्विक संकट को ढाल बना लेते हैं, कभी धर्म को ढाल बना लेते हैं, कभी अपनी जाति को ढाल बना लेते हैं। बार बार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए एक ना एक बहाना ये ढूंढ कर ले आते हैं। पर मैं अंत में ये सवाल जरूर पूछकर अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूं कि जो 13 जहाज हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आज भी फंसे हैं, उनको वापस कैसे लाइएगा मोदी जी? मेलेडी खिलाकर। जो रोज तेल की कमी हो रही है हमारे देश में, उसकी आपूर्ति कैसे कीजिएगा? मेलेडी खिलाकर। जो इतना ऋण हमारे देश पर आज चढ़ा हुआ है 216 लाख करोड़ का, उसे कैसे उतारेंगे? मेलेडी खिलाकर।
ट्रंप चीन जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय चीन जाकर खड़ा हो गया पाकिस्तान के साथ। अपनी विदेश नीति को कैसे सुधारेंगे? रील बनाकर और मेलोडी खिलाकर। मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो राजधर्म सिखाते थे ना मोदी जी को, राजधर्म सीखो, राजधर्म सीखो, ये देश चलाने का, राज चलाने का धर्म, उन पाठ उनको बार बार सिखाना पड़ता है। पर मोदी जी विद्यार्थी अच्छे नहीं है, सीख ही नहीं पाते, शायद इसीलिए एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लिए बैठे। तो बार बार उनको ये पाठ पढ़ाना पड़ता है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, और पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो हम ये नहीं मानेंगे कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। आपको सवालों के जवाब मोदी जी देने पड़ेंगे, और सबसे पहले एक प्रेस वार्ता करवाइए, खुद तो आप करेंगे नहीं, और आश्वासन जो आप चुनावी रैली में देते थे आज देश की जनता के सामने दीजिए कि इसके बाद पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ेगा, एलपीजी सिलेंडर 5,000 रुपए के ब्लैक में नहीं मिलेगा, और कितनी जल्दी आप ये दाम कम करने की शुरुआत करेंगे, इसके ऊपर एक प्रेस वार्ता करिए, वरना मान लीजिए कि आप और आपकी सरकार पूरी तरह से नाकारा और निकम्मी सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। रागनी जी, कहाँ से बोल? हाँ, जी बोलिए। जी, मेरा सवाल ये है कि बिल्कुल महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और तमाम बातें अपने महंगाई के मद्देनज़र कही है। क्या कांग्रेस पार्टी महंगाई के मुद्दे पर, क्योंकि आप देख रही होंगी कांग्रेस जनता पार्टी जैसे तमाम लोग जो हैं महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं और एक स्पेस जो है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी भी सड़कों पर आएगी और महंगाई के मुद्दे पर और इसके साथ ही साथ बेरोजगारी के मुद्दे पर? मोहित जी, ये तो बहुत ही कमाल का सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले 4-5 दिन से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई, युवा कांग्रेस के बैनर तले लाखों नौजवान राजस्थान में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, देश के कोने कोने में सड़कों पर उतर कर आ रहे हैं, उसके बावजूद अगर ये सवाल पूछा जाए कि कांग्रेस पार्टी क्या करेगी या कोई और स्पेस ले रहा है, देखिए, जब जनता के दुख दर्द की बात होती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए स्पेस लेने की लड़ाई नहीं है, ये जनता की आवाज को बुलंद करने की, उनके दुख दर्द के मानी समझने की, उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने की कवायद है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से जनता ने रिस्पांस दिया, नौजवानों ने रिस्पांस दिया, जो हमारे साथ आकर जुड़े, और खास तौर से एनटीए बैन करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, बेरोजगारी खत्म करो, महंगाई खत्म करो, और अब तो मोदी जी इस्तीफा दो के भी नारे लग रहे हैं। मुझे लगता है बहुत जल्दी मोदी जी का झोला उठाकर बाहर निकलने का समय आने वाला है। आप कुछ पूछ रही थी? मैम नमस्कार, मैं सुमंत हूँ जी न्यूज़ से। मैं ये जानना चाहता हूँ, महंगाई को लेकर आपने तमाम बातें कही, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार से स्पेसिफिक क्या मांग है महंगाई से राहत दिलाने को लेकर सरकार से? देखिए, मैंने अभी बोला जी, सबसे पहले तो सरकार की तरफ से एक प्रेस वार्ता हो जिसमें ये आश्वासन दिलाया जाए कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे। जो बातें, और हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं, यही सारी बातें तो मोदी जी चुनावी रैली में भी कहते थे कि हम पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाएंगे, महंगाई नहीं बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, एक बात जनता तो समझती है, पर आपके माध्यम से मैं दोबारा कहना चाहती हूँ कि जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो एक तरफ तो हम महंगा पेट्रोल डीजल डायरेक्टली खरीद ही रहे हैं, और उसी के साथ साथ उस पर निर्भर जो चीजें हैं, खासतौर से यातायात का जो शुल्क बढ़ता है, उसके कारण इनडायरेक्टली भी महंगाई बहुत बढ़ती है। आप देखिए, 2 रुपए दूध के बढ़ गए, मदर डेयरी अमूल ने बढ़ा दिए, 5 रुपए ब्रेड के बढ़ गए, अब धीरे धीरे वो सब्जियां महंगी होनी शुरू होंगी, दाल, तेल, सब कुछ और महंगा होता जाएगा। तो ये दोहरी मार है, डबल जॉपर्डी, तो ये नहीं होना चाहिए। ये सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा, और नहीं करेगी तो आप देख रहे हैं कि जन आक्रोश, जन आंदोलन कितनी तरह से बढ़ रहा है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मुखिया तो ऐसा होना चाहिए जो सबके बारे में सोचे। केवल अपने पूंजीपति मित्रों की जेब आप भरेंगे, जनता की जेब काटकर, तो काम नहीं चल पाएगा। बहुत सारे ऐसे, चाहे मनरेगा हटने का मुद्दा हो, मनरेगा का उन्होंने नाम बदल के उसमें प्रावधान बदल दिए, पेट्रोल डीजल बढ़े, ऐसे बहुत सारे मुद्दे आए जिन पे कांग्रेस पार्टी को मौका मिला कि वो सड़क पर उतरे
और रोड जाम करे। लेकिन होता क्या है कि चाहे राजस्थान हो जहाँ पे आप मजबूत स्थिति में हैं, वहाँ पे एनएसयूआई उतर के प्रदर्शन करती है। पुराने कार्यकाल में हम देखते थे भारत बंद हो जाता था, वैसा उस टाइप का कांग्रेस पार्टी कुछ करते दिखाई देती नहीं है। देखिए, मैं तो कल से 2-3 दिन से जो भी ट्वीट करती हूँ या सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट डालती हूँ, उसमें मैं लिखती हूँ कांग्रेस इधर है, गोदी मीडिया किधर है। इतना हुजूम पे हुजूम निकल रहा है, लोग मशाले लेकर चल रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग सड़क पर उतर रहे हैं, और अगर यही सवाल पूछा जा रहा है कि कांग्रेस कहाँ है, तो मुझे लगता है कि इस सवाल पर भी थोड़ा सा आत्ममंथन होना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी के अलावा कौन सा राजनीतिक दल है जो कांग्रेस की विफलताओं, माफ कीजिए, सरकार की विफलताओं पर सरकार को की नाक में नकेल डालने का काम कर रहा है? कौन सा नेता है राहुल गांधी के अलावा पूरे देश में, आप बताइए, जो आरएसएस, बीजेपी, प्रधानमंत्री जी की आंखों में आंखें डालकर चुनौती देकर सवाल पूछ रहा है? तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, उसको भी कहीं ना कहीं ये समता और समानता की सत्ता जो कर रही है, उसके खिलाफ विपक्ष क्या कर रहा है, उसको भी बराबरी से प्रदर्शित करना चाहिए, ताकि ये समन्वय बना रहे। हम देखिए, सोशल मीडिया पर भी लड़ाई लड़ेंगे, हम जमीन पर भी लड़ाई लड़ेंगे, हम चुनाव में भी लड़ाई लड़ेंगे, और जहां जरूरत पड़ेगी हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी न पीछे हटी है, न पीछे हटेगी। और जहां तक कांग्रेसियों का सवाल है, तो जैसा कि राहुल जी कहते हैं, हम बब्बर शेर हैं, किसी से डरते नहीं, किसी के आगे झुकते नहीं।